श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो हायर एजुकेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से अगला टॉपिक आपका आता है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग के बारे में पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कन्वेंशनल लर्निंग कौन सी होती है। ओम पूनम ओम ज्योति। तो पारंपरिक शिक्षा क्या होती है? पारंपरिक शिक्षा कि जिसमें भी जो भी प्राचीन तौर तरीके थे, कि जिसमें हम फिजिकल क्लासेस लेते थे आमने सामने, जो भी गुरु होते थे उनके सामने बैठ के, ठीक है, टेक्स्ट बुक लेक्चर होते थे उसमें। और ये एक लीनियर अप्रोच थी। लीनियर अप्रोच का क्या मतलब है कि जैसे कि जो भी टीचर है वो स्टूडेंट को नॉलेज जो है वो प्रदान करते थे, ठीक है। उसमें स्पेशली वो उन चीज़ों को याद करवाते थे। अगर थोड़ा सा आप अपने स्कूल टाइम की याद करेंगे तो आप समझ जाएंगे कन्वेंशन लर्निंग कौन सी थी। कि वो सब्जेक्ट को अपना याद करवाया, जैसे कि जो भी आप पढ़ के आए हैं, किसी एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि जितना हमने अभी तक किया है तो लाइफ में तो कहीं भी काम नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो समझ के नहीं की है वो चीज, वो बस याद कर ली गई थी और एग्जाम में एज इट इज लिख दी गई। तो उसको आप पारंपरिक शिक्षा मान सकते हो एक तरीके से, ठीक है, समझने के लिए। तो कन्वेंशनल लर्निंग रेफर्स टू ट्रेडिशनल एजुकेशन मेथड्स कैरेक्टराइज्ड बाय इन पर्सन क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। कि मतलब क्लासरूम में बैठ के आमने सामने जो भी निर्देश हैं वो देना, टेक्स्ट बुक को पढ़ाया जाना, या कोई लेक्चर मेथड बीच में आ जाएगा जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में करके आए हैं, या फिर एक स्ट्रक्चर्ड करिकुलम। स्ट्रक्चर कैसे? कि जैसे कि आपका स्कूल का टाइम टेबल होता था कि इस टाइम आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, इतने मिनट के लिए पढ़ाया जाएगा, फिर उससे अगली जो क्लास होगी वो इस सब्जेक्ट की होगी, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो पूरा एक स्ट्रक्चर इसका निर्धारित था पारंपरिक शिक्षा में। इट फॉलोज ए लीनियर अप्रोच। एक सीधी रेखा में टीचिंग चलती थी, विद टीचर्स इम्पार्टिंग नॉलेज टू स्टूडेंट्स। जो टीचर्स हैं वो विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे। ऑफन फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन, वो याद करवाने पे ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, कि जो भी उनकी ईयरली या फिर 6 महीने में जो भी असेसमेंट होती है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, तो वो चीज़ें किस में आ जाती हैं? कन्वेंशनल लर्निंग में। कि पूरा साल आप या 6 महीने किसी चीज़ की पढ़ाई करते हो, फिर लास्ट में उसका एक एग्जाम देते हो जो आपकी असेसमेंट के लिए होता है कि आपने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा। तो ये है कन्वेंशनल लर्निंग। नॉन कन्वेंशनल कौन सी हो जाएगी? कि जो इससे अलग होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जैसे आप अभी थोड़ा सा हायर हायर एजुकेशन में आ ही गए हैं आप, सभी ने बीए एमए कर रखी है। तो उसमें क्या है, जो आपने शिक्षा ली है तो किस तरीके से ली है? कि ज्यादातर आपको सेल्फ स्टडी करनी होती थी, ठीक है, खुद ही पढ़ के सीखना है उसमें, और जो भी डाउट आए वो टीचर से पूछ लेना है। ऐसा नहीं है कि लाइन वो कोई भी आपके टेक्स्ट हैं, लाइन बाय लाइन किसी टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ठीक है। तो ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में आता है कि बस आपको एक डायरेक्शन देंगे, उसके हिसाब से आपको खुद ब खुद पढ़ाई करनी है। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो थ्योरेटिकल है तो, और अगर प्रैक्टिकल है यानी कि जिसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तो वो आप थोड़ा सा पहले पढ़ के फिर खुद करके देखिए। उसके ऊपर एक निरीक्षक होता है जो आपको ऑब्जर्व करेगा, कि आप कुछ गलती करें तो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। सारा हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ के आ चुके हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? नॉन कन्वेंशनल लर्निंग refers to educational approaches that deviate from traditional classroom based instruction। कि मतलब इससे थोड़ी सी अलग होती है ये। एम्फेसाइज किसके ऊपर करती है, किसके ऊपर जोर देती है ये? सेल्फ डायरेक्टेड, यानी कि सेल्फ स्टडी। अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, या फिर पहले से आपने कुछ
एक्सपीरियंस कर रखा है किसी चीज का, कोई प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपने पहले देख चुके हैं आप, या फिर आप खुद से कर चुके हैं, तो उस एक्सपीरियंस के आधार पर जो लर्निंग होती है एक्सपीरियंशियल, तो वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में आएगी। एंड इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग, कि जो किसके ऊपर ध्यान देती है, जो भी अ, विषय के अंदर जो गूढ़ नॉलेज है। अब जैसे जो भी आपके योग के ग्रंथ हैं, तो उनमें से बहुत सारी बातें आपने पहले सुन रखी होंगी अपने बड़े बुजुर्गों से, ठीक है। लेकिन अब उसको एक डायरेक्शन दे रहे हो आप उस नॉलेज को, ठीक है। यानी कि उसी की आपको डिटेल पता लग रही है कि ये चीज हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो क्यों बोलते थे कि ये चीज करनी चाहिए या फिर ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल अपने पास से ले सकते हो, कि बोलते हैं कि रात को दही नहीं खानी चाहिए, आपने टेक्स्ट में वो चीज पढ़ ली, ठीक है, कि रात को दही खाने से कौन सा दोष कुपित होगा, वात पित्त कफ, ठीक है, या फिर तीनों दोष होंगे, या फिर उसका दही के गुण क्या है, दही खाने के क्या फायदे हैं, और किस जो जो उसके प्रॉपर्टीज हैं दही की, तो वो किस टाइम पे ज्यादा बेनिफिट आपको देंगी। अब मान लिया कोई चीज है, वो आपके माइंड को एक्टिवेट करने वाली है, ठीक है, तो वो जनरली बोला जाता है कि आप सुबह के टाइम उसको प्रेफर करें, क्योंकि सुबह आप उठते हो, नहा धो के अपना कुछ, जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई पे लगते हैं, जो जॉब वाले हैं अपने जॉब पे जाते हैं। लेकिन शाम को या फिर रात के समय उन चीजों को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करना होता है, कि जिससे आप गहरी नींद ले सकें और जो पूरे दिन की थकान है उसको उतार सकें, ठीक है। अब अगर माइंड को एक्टिवेट करने वाली आप शाम के टाइम पे चीजें ग्रहण करते हैं, सेवन करते हैं उनका, तो जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है या फिर आएगी ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में आ जाती हैं, कि जो चीजें आपको पता है तो उसका आपको ज्ञान हो जाए थोड़ा सा डीप में, और उनको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। दे प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट का विषय है, किसी को साइंस में इंटरेस्ट है तो बीएससी चूज करता है, किसी को हिस्ट्री में है तो वो बीए में जाते हैं, और किसी को अगर फाइनेंस में कोई इंटरेस्ट है तो वो फिर बीकॉम। तो ऐसे ऐसे इंडिविजुअल अपने इंटरेस्ट के हिसाब से हम प्रायोरिटाइज करते हैं नॉन कन्वेंशनल लर्निंग को। फोस्टर ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब कि आपको इसमें खुद से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो टीचर हैं या फिर प्रोफेसर हैं वो आपको बस गाइड करते हैं। तो ऑटोनॉमी इसमें रहती है कि आप जिस समय चाहें उस टाइम पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। एनकरेज कंटिन्यूअस लर्निंग बियॉन्ड फॉर्मल एकेडमिक सेटिंग्स, कि जो एकेडमिक में, यानी कि जो किसी विश्वविद्यालय में या फिर जो भी एकेडमिक सेटिंग होती है, सेटिंग कैसी कि उनका टाइम टेबल है, कि हम इतने बजे से इतने बजे क्लासेस लेंगे, या फिर किसी हॉस्टल में अगर कोई स्टूडेंट रहा है तो उसको पता है कि हॉस्टल में क्या रूटीन रहता है, कि सुबह 4 बजे उठा देते हैं, फिर उनके हिसाब से हॉस्टल में भी पढ़ाई का टाइम होता है उनका फिक्स, कि 5 से 7 आपका स्टडी टाइम है, इसमें बाहर नहीं खेलना है, ठीक है। फिर लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं आती है नॉन कन्वेंशनल में, वो किस में चली जाएगी, जो हॉस्टल का एक रूटीन बनता है कि पढ़ाने के लिए भी वो टाइम बताएंगे आपको कि किस टाइम आपको पढ़ाई करनी है और किस टाइम आपको खेलना है, ठीक है। वो एक प्रॉपर जो टाइम टेबल रूटीन पूरे दिन का बना देते हैं, और उसी के हिसाब से मैक्सिमम बच्चे चलते हैं, ठीक है। कुछ होंगे जो पढ़ाई के टाइम पे भी सोते होंगे, या फिर लेकिन कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, वो फिर वो वार्डन घूमते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑटोनॉमी ज्यादा फोकस में आती है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में। अब इसमें आ जाती हैं अलग अलग चीजें, सच एज पेट ग्रूमिंग। पेट ग्रूमिंग किसने सुना है पहले, इससे पहले? पेट मतलब पालतू, और ग्रूमिंग मतलब उनको ग्रूम करना, कि जैसे पेरेंटिंग में ये वर्ड यूज किया जाता है ग्रूमिंग का, कि किसी किसी भी एक, जैसे कच्ची मिट्टी की तरह मान जाते हैं बच्चे की, कच्ची मिट्टी होते हैं, जैसे उनके माँ बाप संस्कार देते हैं या फिर जैसे उनके गुरु संस्कार उनको देते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी शेप जो है बनती चली जाती है। तो ऐसे ही जो भी पेट हैं, जो भी कुत्ता बिल्ली पाल लेते हैं आजकल, फैशन हो गया है, तो उनको कैसे ग्रूम किया जाता है, उनको कैसे ट्रेन किया जाता है, तो वो नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में आ जाएगा। स्पा मैनेजमेंट, जो भी ये स्पा होते हैं, ओम केशव। तो स्पा मैनेजमेंट, सब स्पा आप सभी को पता ही है क्या होता है।
एथिकल हैकिंग, ये हम पीछे आईसीटी में पढ़ के आ चुके हैं, या फिर ऑनलाइन लर्निंग जो अभी जिस माध्यम से हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में आ जाती हैं। अब इसमें से आपको एग्जाम्पल दे देंगे एग्जाम में कि कौन सी इसमें कन्वेंशनल है, कौन सी नहीं है, या फिर एक प्रॉपर एक एग्जाम्पल इस तरह दे देंगे आपको कि एक लैंग्वेज में कि एक स्टूडेंट है ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहा है, तो वो कौन सी लर्निंग है उसकी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये होगी नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अब क्या डिफरेंस है इसमें दोनों के, अगर एक साथ पॉइंट को डिस्कस करें। ठीक है, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने देख लिया। डिटेल क्या है इसकी, तो डिटेल आती है इनकी तुलनात्मक अध्ययन, इसमें करेंगे हम टेबल में। तो कन्वेंशनल में क्या हो जाएगा, बेसिकली पैसिव लर्निंग। पैसिव मतलब कि स्टूडेंट का जो स्टूडेंट है वो इसमें एक्टिव रोल में नहीं है, वो पैसिव रोल में, जो स्टूडेंट टीचर उनको बताएंगे तो वही वो याद कर लेंगे। ठीक है, वेयर द चाइल्ड लिसन्स टू टीचर एंड फॉलो डायरेक्शन फ्रॉम द टीचर हु सेट्स द पेस फॉर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो पैसिव लर्निंग है। नॉन कन्वेंशनल सेल्फ स्टडी है इसमें, तो एक्टिव लर्निंग होगी। जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिव रोल में इसमें रहते हैं, खुद पढ़ाई करते हैं, फिर टीचर से डाउट्स पूछते हैं। ठीक है, वेयर द चाइल्ड मूव्स फ्रीली चूजिंग हर ओन वर्क एंड द पेस एट विच इट इज बीइंग डन। ठीक है, वो अपने हिसाब से टाइम सेट करता है। मान लिया कि जैसे ये आप कोचिंग भी ले रहे हो अभी, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहे हो आप, तो कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 10th यूनिट पढ़ाई पूरी की पूरी पढ़ भी ली होगी। ठीक है, जिनके पास नोट्स अवेलेबल होंगे या फिर कोई बुक होगी इस तरह की। ठीक है, कुछ होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे। यानी कि वो अपना स्टूडेंट जो है अपना पेस सेट करते हैं कि अगर किसी सब्जेक्ट की उनके पास बुक आ गई है, तो कुछ स्टूडेंट होते हैं ऐसे कि मान लिया 5 सब्जेक्ट हैं तो पांचों की एक एक बुक हो गई, पांचों सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलते हैं। कुछ होते हैं कि पहले एक बुक को निपटा देंगे, फिर बाकी एक एक बुक लेते चलेंगे कि एक बुक खत्म हो जाए पूरी की पूरी, याद हो जाए, फिर दूसरी बुक लेंगे दूसरे सब्जेक्ट की, फिर तीसरे सब्जेक्ट की। ठीक है, तो अपना पेस है उनका, अपना तरीका है पढ़ाई करने का, तो वो नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड विद नॉलेज स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो टीचर ही उनको ज्ञान भी देते हैं, स्किल भी वही सिखाते हैं, और एक्सपीरियंस भी वही यूज करते हैं अपना। नॉन कन्वेंशनल में जनरल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट एंड मास्टरिंग ऑफ लर्निंग मॉडल, तो इसमें वो खुद कर करके सीखते हैं और अपना एक्सपीरियंस इकट्ठा करते हैं। इसमें टीचर का एक्सपीरियंस उतना काम में नहीं आता है, वो बस गाइडेंस के रूप में चीजें रहती हैं। फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कोर कॉम्पिटेंस। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि जैसे कि जो भी फैक्ट्स हैं, आर्गुमेंट्स हैं, टेक्स्ट हैं, यही आप याद करते थे पहले कि पानीपत की लड़ाई कब हुई। ठीक है, लेकिन अब हम क्या पढ़ते हैं कि प्रोटीन में कितनी मात्रा है, या फिर आपको कितनी मात्रा चाहिए है दिन की। ठीक है, वो आपके जनरल डेवलपमेंट के लिए वो चीजें हैं। तो पहले क्या होती थी, फैक्ट्स की क्रैमिंग या फिर मेमोराइजेशन आप उनको बोल सकते हो। ठीक है, तो डेडिकेटेड टाइम होता था उसके लिए, एफर्ट लगते थे। पर्पज इज टू मास्टर डिफाइंड स्किल्स एंड डेवलप सोशली। ठीक है, उस कन्वेंशनल लर्निंग को आप बेस मान सकते हो कि जब आपको याद करने की हैबिट हो जाती है चीजों को। ठीक है, एक बार याद हो गई कोई चीज, अब जैसे आपके शास्त्र हैं, तो पहले आपने उनके श्लोक याद किए होंगे। ठीक है, याद आपने पूरा शास्त्र कर लिया, सारे श्लोक उसके याद कर लिए, जैसे कि योग सूत्र है। उसके बाद आपको समझ में आया होगा एक्चुअल में वो चीज क्या है। और जितनी बार आप उसको बार बार पढ़ते चले जाते हैं, तो उतनी ही नए मतलब आप उसमें से नई मीनिंग जो है निकाल लेते हो उसमें से। ठीक है, तो लेकिन कन्वेंशनल लर्निंग में क्या है कि एक डिफाइंड स्किल्स है कि आपको ये लेवल अचीव करना है, या फिर एक सेकंड। हम्म, तो कोई स्किल है कि एक लेवल अचीव करना है उसमें कि जो भी यहाँ आपके सब्जेक्ट्स हैं कि आपने याद कर लिया, आपको मार्क्स आ गए, याद नहीं किए तो मार्क्स नहीं आए। ठीक है, और डेवलप सोशली। सोशली कैसे डेवलप करती है कन्वेंशनल लर्निंग कि जैसे कोई चीज आपको एक बार याद हो गई, ठीक है, उससे नेक्स्ट स्टेप आता है उसको समझना। ठीक है, तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कन्वेंशनल टीचिंग चाहिए होती है, लर्निंग चाहिए होती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट एज इट्स इंक्लूड्स जनरलाइजेशन ऑफ लॉज, ये हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ के आए हैं कि जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं
तो वो चीज नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगी कि कोई भी थ्योरी आपको दी गई थी, कन्वेंशनल में आपने उसको याद कर लिया और यहाँ पर उसको जनरलाइज किया। जनरलाइज का मतलब कि कैसे उसको लाइफ में इंप्लीमेंट किया जा सकता है या फिर उसके पीछे का रीजन क्या है, कोई भी रूल है या फिर कोई कंसेप्ट है, उसको जनरलाइज किया जाता है। कॉग्निटिव जो भी आपकी संज्ञा है, तो उसको वो प्ले में आती है इसमें, क्योंकि सेल्फ स्टडी है आपकी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ माइंड। और जितना खुद से हम पढ़ाई करते हैं, जितना आप सेल्फ स्टडी, अभी तक भी आपने देखा होगा, जितने आपने सेल्फ स्टडी करके पढ़ाई की होगी, ठीक है, फिर उसका डाउट पूछ लिया होगा और वो क्लियर हो गया होगा आपका, तो वो आज तक चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है। और उसी तरह की हैबिट आपकी बनती है कि किसी किसी की बुक रीडिंग की हैबिट होती है, किसी किसी की फोन चलाने की आदत होती है। 1 मिनट किसी को समय मिला तो कोई बुक खोलता है, कोई अपना फोन चलाने लगता है। तो जैसे माइंड की ट्रेनिंग करते हैं, तो वैसे ही ट्रेनिंग उसकी हो जाती है। तो ये नॉन कन्वेंशनल में आता है। देर इज कॉन्स्टेंट पीयर कॉन्टेक्ट। पीयर मतलब जो भी उस चीज में एक्सपर्ट है, कि कोई विषय आप, किसी विषय की आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी उसमें एक्सपर्ट है, तो वो आपके कॉन्स्टेंट, लगातार आपके कांटेक्ट में रहता है, यानी कि स्टूडेंट के कांटेक्ट में रहता है। नॉन कन्वेंशनल में लिमिटेड रहता है, एक बार गाइड कर दिया तो आपको हो सकता है पूरे 6 महीने टीचर दिखे भी ना कि वो टीचर है कहाँ पे। ठीक है, उसने एक बार बता दिया, आउटलाइन दे दी कि ये बुक या फिर ये सब्जेक्ट को ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है। अगर कोई उनसे डाउट पूछने चले जाए तो उसको दिख जाएंगे वो यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज में। और किसी को डाउट ही नहीं है तो कोई उसको तो वो टीचर दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। फिर ग्रुप इंडिविजुअल, ग्रुप में ज़्यादा क्लास होती हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं एक ही क्लास के अंदर बैठ के पढ़ाई करते हैं इसमें। और इसमें क्या होता है, और इसमें इंडिविजुअल रहेगी। इंडिविजुअल मतलब कि सभी अपने अपने, ठीक है। एग्जाम में भी देखा होगा आपने, स्कूल टाइम की अगर याद करेंगे तो बताता नहीं है कोई, जो आपके साथ बेंच पे बैठेगा वो भी ऐसे, अगर टेस्ट चल रहा है तो वैसे छुपा लेते थे। ठीक है। और कोई चीज उनको समझ में आ गई है तो समझाने में भी वो इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते थे, क्योंकि उनको उस टाइम पे ये होता था कि अगर इसको समझा दिया तो ये मेरे से आगे निकल जाएगा। ठीक है। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में क्या होता है, टीम वर्क होता है, कि जिसको, जैसे हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी किया था, कि टीम्स बनती हैं इसमें, कि दो दो स्टूडेंट्स का ग्रुप एक बन गया और दो स्टूडेंट्स का ग्रुप एक बन गया। इन्होंने सब्जेक्ट ले लिया ए, या फिर कोई टॉपिक, मान लो कि ये टॉपिक है या फिर बी टॉपिक। इन्होंने दो ने पढ़ाई की ए टॉपिक की, पूरे अच्छे से डीप नॉलेज इन्होंने ले ली। बी सब्जेक्ट की पढ़ाई की इन दोनों ने। अब ये जो दोनों स्टूडेंट्स हैं, ये इन दोनों को ए सब्जेक्ट सिखाएंगे और ये इन दोनों को ए सब्जेक्ट सिखाएंगे। तो ये टीम वर्क की तरह नॉन कन्वेंशनल लर्निंग चलती है। फिर इसके बाद आता है वर्बल, विजुअल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेड कॉन्टेक्ट टाइम, कि जो प्रैक्टिकल टाइम है इसमें कम रहता है कन्वेंशनल में, याद करने पे ज़्यादा फोकस रहता है। प्रैक्टिकल टाइम कम रखने का भी रीजन है, ताकि वो माइंड की ट्रेनिंग हो सके। कोई चीज़ आप याद कर रहे हो तो पहले, जैसे 8th 9th 10th +2 तक भी, कि आपको चीज़ें याद करवाई जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें जो हैं आगे जाके डिटेल में आएंगी। और वो याद करवाने का पर्पज क्या है, कि एक बार आपको चीज याद हो गई तो उसको समझना बहुत आसान हो जाता है। अगर कोई चीज याद ही नहीं हुई है तो फिर उसको समझने का तो उसके बाद का लेवल आता है। कोई चीज आप पहले समझते हैं फिर याद करते हैं, तो उसमें ये एक बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो पहले चीजों को आप मान सकते हो कि उनका रट्टा मरवाया जाता है और उसके बाद उनको समझाया जाता है। ठीक है। तो इसमें कोई भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे दी जाएगी या फिर आधी अधूरी जानकारी उनको दे दी जाएगी, और फिर वो खुद से अपना दिमाग उसमें लगाते हैं और उनका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करते हैं। इसमें कंट्रोल रहता है कन्वेंशनल में टीचर का, और इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप चाहे पढ़ाई करें या फिर ना करें। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन इसमें रहता है, कि कौन पढ़ाने वाला है और कौन पढ़ने वाला है। ठीक है। या फिर क्या पढ़ाया जा रहा है, तो ये सारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन में आता है, कि उनके बीच एक फिक्स रिलेशन है कि सिखाना किसको है और किस, मतलब सिखाएगा कौन और किसको सिखाना है और क्या सिखाना है। तो ये एक फिक्स होता है पैटर्न। लेकिन नॉन कन्वेंशनल में कोऑपरेशन चलता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ और कोलेबरेट करते हैं एक दूसरे के साथ, टीम बना के, और फिर लर्निंग चलती है। तो ये हो गया आपका कन्वेंशनल टीचिंग और नॉन कन्वेंशनल टीचिंग।
टीचिंग ये शिक्षक के लिए, और अगर स्टूडेंट्स इनको पढ़ाई करते हैं तो कन्वेंशनल लर्निंग और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। इसके बाद अगला आता है ओरिएंटल लर्निंग, ओरिएंटल शिक्षा। क्या होती है ओरिएंटल? कि किसी एक पर्टिकुलर चीज को ओरिएंट करके या फिर उसके ऊपर फोकस करके जो चीज पढ़ाई जाती है। अब किस चीज के ऊपर फोकस करना है? कि जो भी पारंपरिक ज्ञान है, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज थी, जो कन्वेंशनल लर्निंग में हम पढ़ के आए हैं, तो उसी का, या फिर जो भी दर्शन है, व्याकरण है, तो ये सब की चीजें, अगर इन चीजों की किसी भी विषय में प्राथमिकता दी जाती है कि पहले आपको ये पढ़ाई करनी है, जैसे कि आपका योगा सब्जेक्ट है, तो इन्हीं चीजों की प्राथमिकता पहले दी जाती है कि व्याकरण आपको पता होनी चाहिए, दर्शन की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और जो भी प्राचीन ग्रंथ, जो भी आप पढ़ाई करते हो, तो उनका ज्ञान आपको पहले होना चाहिए, या फिर वो पहले याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद वो समझ में आएगी, ठीक है। लेकिन क्या इंडिया में ये कंसेप्ट चलता है? इंडिया में नहीं चलता है, ठीक है। ओरिएंटल लर्निंग refers to the study and understanding of traditional knowledge, philosophies, language, and cultures, primarily from East Asian countries। ठीक है, प्रैक्टिकल नहीं है वैसे तो, थोड़ा बहुत है, ठीक है, कागजों में तो, सच एज चाइना, जापान, कोरिया और वियतनाम, ठीक है। इसीलिए ये देश आगे भी हैं बाकी देशों से। चाइना की आप देख लो, ठीक है, गूगल आज भी अलाउड नहीं है चाइना में, ठीक है, क्योंकि वो प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है गूगल, है ना। चाइना का अपना सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो किसी दूसरे देश को, कंट्री को एंटर भी नहीं होने देते अपने देश में कुछ लेके, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी या फिर कोई सामान सप्लाई सब जगह करते हैं। तो ये उन्होंने अपना जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ है। जापान है सबसे बड़ी फोर्स है, ठीक है, जापान हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, तो कोरिया, वियतनाम, ये दो देश और आ जाते हैं। तो ये हो गई ओरिएंटल लर्निंग। इसके बाद आती है टर्शरी एजुकेशन। टर्शरी मतलब कि जैसे कि लेवल होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये हमने पहली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो टर्शरी यानी कि सबसे ऊपर वाली लेवल की जो एजुकेशन होगी, यानी कि हायर एजुकेशन की बात ये कर रहे हैं, कि जब भी आप अपने स्कूल टाइम को निकाल के किसी कॉलेज में या फिर किसी विश्वविद्यालय में पहुंचते हैं, तो वो टर्शरी एजुकेशन चल रही है आपकी। अभी जो आप फेज में है वो टर्शरी एजुकेशन की फेज में है, जिसमें आपके बच्चे हैं या फिर होने वाले बच्चे होंगे, तो वो प्राइमरी एजुकेशन में पहले जाएंगे, फिर जब वो 9, 10, 11, +2 में पहुंचेंगे, वो उनकी सेकेंडरी एजुकेशन आप मान सकते हो, और टर्शरी हो जाएगी जब वो कॉलेज लाइफ में जाएंगे। ऑल्सो नोन एज हायर एजुकेशन विच रेफर्स टू द एजुकेशन लेवल बियॉन्ड सेकेंडरी स्कूलिंग। सेकेंडरी स्कूल के बाद आगे पढ़ाई जब करते हैं तो वो टर्सरी एजुकेशन में जाती है। ऑफर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज। अब +2 तक तो आपने साइंस भी पढ़ के देखी है, हिंदी भी थी उसमें, इंग्लिश भी थी, मैथ भी था उसमें, है ना, सारी चीजें पढ़ाई की थी आपने। और जैसे ही आप +2 करके निकलते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि अब स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम बताओ अपनी कौन सी लेनी है, बीए लेनी है, बीएससी करनी है, बीकॉम करनी है, या फिर मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग की लाइन में जाना है। तो अब आपसे स्पेशलाइजेशन मांगी जाती है कि किस लाइन में आप जाना चाहते हैं। तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है ये, एंड स्किल्स इन वेरियस एकेडमिक एंड प्रोफेशनल फील्ड्स, प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फॉर स्पेसिफिक कैरियर, कि जिस भी फील्ड में उनको अपना कैरियर बनाना है तो वो अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड एडवांस्ड रोल्स विद इन देयर चूजन डिसिप्लिन, कि जो भी उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है तो उसी में उनको एडवांस नॉलेज, यानी कि डीप नॉलेज दी जाती है। तो ये हो गया टर्सरी एजुकेशन। इसके बाद आता है स्किल बेस्ड एजुकेशन। स्किल बेस्ड एजुकेशन में क्या होगा कि इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा नहीं होगी, इसमें किसी स्किल या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के आधार पर जो शिक्षा होती है वो स्किल बेस्ड में आ जाती है, यानी कि कोई ना कोई स्किल जिसमें कोई सिखाई जाती है, कि जैसे मान लिया कोई क्लरिकल जॉब है, तो उसके लिए जो भी कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उसमें कंप्यूटर सिखाया जाता है, बेसिक सिखाए जाते हैं, उसके एडवांस सिखाए जाते हैं, उसकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज होती है उससे, ठीक है। तो इस टाइप के आ जाएंगे स्किल बेस्ड में।
कि उसकी टाइपिंग स्पीड इंक्रीज हो गई, ये उसकी स्किल्स में ऐड हो गया। ठीक है। किसी को कहीं कहीं डिमांड होती है कि जैसे कि जो भी आपने रेज्यूमे अपना बनाया हो कभी, या फिर किसी का देखा हो, तो उसमें नीचे एक ऑप्शन आता है लैंग्वेज नोन, कि आपको किस किस भाषा का ज्ञान है। तो उसमें अगर जितनी ज़्यादा भाषाएं उसको आती हैं, तो उसके आधार पर उसका सिलेक्शन जल्दी होता है। किसी को आती है, मान लिया कहीं पर रिक्वायरमेंट है कि फ्रेंच नॉलेज उसको आनी चाहिए, सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज उसको आनी चाहिए, तो अगर रिज्यूमे में डाल रखा है तो दो ने स्टूडेंट्स ने डाल रखा है, तो उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, बाकी किसी को बुलाया नहीं जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये स्किल बेस्ड में ये चीजें आती हैं। ठीक है। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन फोकसेज ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल, कोई स्पेसिफिक स्किल उसमें सिखाई जाएगी, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी उसमें, रेलिवेंट टू ए पर्टिकुलर जॉब और प्रोफेशन। अनलाइक ट्रेडिशनल एजुकेशन विच ऑफन emphasizes theoretical knowledge, ट्रेडिशनल नॉलेज के लिए नहीं है जिसमें थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा चलती है। तो प्रैक्टिकल जो चीज़ आएगी वो स्किल बेस्ड में आएगी, आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। फिर लास्ट इसमें आता है कम्युनिटी कॉलेज। कम्युनिटी कॉलेज कौन से होते हैं? सामुदायिक कॉलेज। अब कॉलेज है तो इसका मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन का लेवल होगा उसके बाद वाली स्टेज आएगी। ठीक है। बताइए, नाम सुना है पहले कभी? कम्युनिटी कॉलेज, कम्युनिटी टीचिंग। कम्युनिटी टीचिंग तो सुना ही होगा। हाँ जी केशव। कम्युनिटी कॉलेज ऐसे हो सकते हैं सर, जैसे किसी एक धर्म विशेष के लिए हो गए, या कोई विशेष कम्युनिटी के लिए हो गए, कि सिर्फ उसी की शिक्षा को आधारित देखते हुए कॉलेज जो हो। आप इसमें एक शब्द का चेंज कर दीजिए, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। हाँ जी ज्योति। सर ये जैसे बौद्धों के स्कूल बनाए जाते थे, या फिर मतलब जो एक कम्युनिटी के द्वारा बनाए जाते थे, वो अपनी ही शिक्षा देते थे जो। हाँ, जवाब वही हो गया आपका जो केशव ने दिया है। इसमें आप किसी समुदाय को हटा के और वहां पर थोड़ा सा ऐड कर दो कि जैसे कि मान लिया आपने किसी मूवी में या फिर किसी सीरीज में देखा हो कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाने का क्या होता है, जज्बा होता है। मान लो कि वो स्लम एरिया में जाएगा और वहां पर जाकर फ्री फ्री क्लासेस वो लेते हैं। ठीक है। तो वो होती है कम्युनिटी टीचिंग, कि वो समुदाय को कुछ सिखाना चाह रहा है, या फिर उनको एक बेसिक जानकारी किसी चीज की हो जाए कि वो कम से कम अपना नाम लिखना और पढ़ना, एड्रेसेस जो हैं उनको पढ़ना सीख जाए। ठीक है, मतलब इतना अक्षर ज्ञान उनको हो जाए। ठीक है। तो ऐसे ही कम्युनिटी कॉलेज होते हैं कि जहाँ पर क्या होता है कि कोई विशेष उनको स्किल सिखाई जाती है, कि जहाँ पर जैसे जो भी सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि आप में आपकी फील्ड की अगर बात करूं तो बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो योगा सर्टिफिकेट कोर्स करवाते हैं। ठीक है। कि जो आप 3 या 5 साल में पढ़ाई करते हैं, तो उनको उन उससे मतलब नहीं है कि आपको योग सूत्र के सारे सूत्र जो हैं याद हैं कि नहीं। आप उनको ये मतलब है कि आपको वज्रासन करना आता है कि नहीं आता। ठीक है। पश्चिमोत्तानासन लगाना आता है कि नहीं आता। तो वो ऐसे स्किल्स सिखाते हैं ये कॉलेज। ठीक है। तो कम्युनिटी कॉलेज होता है। इट इज ए सिस्टम दैट प्रोवाइड्स एजुकेशन अबव सेकेंडरी लेवल। ठीक है, सेकेंडरी लेवल के ऊपर ही एजुकेशन आएगी क्योंकि कॉलेज की है। एंड बिलो डिग्री लेवल, इसमें डिग्री नहीं दी जाएगी कोई। क्या दिया जाएगा? सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, किस चीज़ का? विद डिफरेंट स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज, कि जो भी आप स्किल सीखना चाहेंगे तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाएगा, कि 2 महीने आपने योगा का जो है सर्टिफिकेट कोर्स किया है, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। डिग्री के तौर पर आप उस चीज़ को यूज नहीं कर पाएंगे कभी। ठीक है। लेकिन आपकी स्किल्स में ऐड हो गई है वो चीज़। ठीक है, जितने ज़्यादा ये डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट ज़्यादा होते हैं, तो उसके जो रेज्यूमे है उसका साइज देख लो रिज्यूमे का, वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो यानी कि उतनी स्किल्स उसको ज़्यादा आती है जितनी जितने वर्कशॉप जैसे अटेंड करते हैं हम। ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगी। ड्यूरेशन क्या रहती है इसकी? टिपिकली रेंजेस फ्रॉम 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। ठीक है, जो भी डिप्लोमा है जो भी सर्टिफिकेट हैं तो वो इसमें आ जाते हैं। तो ये इनकी ड्यूरेशन रहती है। तो ये हो गई आपकी कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। तो अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हैं।